आज है 27 अक्टूबर सन 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों। भारत यूरोपीय संघ के बीच एफटीए वार्ता आज से शुरू। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर चर्चा के लिए ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ ईयू के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ये 3 दिवसीय बैठक भारत और ईयू के बीच व्यापारिक और निवेश संबंधों को नई गति देने पर केंद्रित होगी। उम्मीद है कि इस वार्ता से दोनों पक्षों के लिए आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज भारत समुद्री सप्ताह 2025 का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह आज भारत समुद्री सप्ताह 2025 के महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन करने वाले हैं। यह आयोजन भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 5000 से अधिक आगंतुक शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली दंगों के मामलों में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम सहित 6 अन्य की जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। यह सुनवाई मामले की कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है। आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और इस फैसले से उनकी रिहाई की संभावना पर असर पड़ा। चक्रवाती तूफान मैंथा के कारण पूर्वी और दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी और प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। विशेष रूप से तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद 29 अक्टूबर को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। ये छात्र राजनीति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जिससे नए छात्र नेताओं के चुने जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इन राज्यों में बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आया है और ठंड बढ़ गई। इन क्षेत्रों में 27 से 29 अक्टूबर तक हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे मैदानी इलाकों में भी ठंड महसूस होगी। इसके अतिरिक्त कोंकण, गोवा और गुजरात सहित उत्तर पश्चिम भारत में कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। टीकों से बची 15 करोड़ जानें। पल्स पोलियो अभियान और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमों की सफलता के कारण भारत ने पोलियो को एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती के रूप में समाप्त कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार पोलियो सहित 14 बीमारियों के टीकों ने वैश्विक स्तर पर 15 करोड़ से अधिक जीवन बचाए हैं। यह भारत के स्वास्थ्य इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि है और अब लक्ष्य पोलियो रहित गृह बनाने पर है। थाईलैंड की राजमाता श्रीकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे थाईलैंड के शाही परिवार और पूरे देश में शोक की लहर है। वह दिवंगत राजा भूमिबोल आदुत्याज की पत्नी और वर्तमान राजा महा वर्जिल लार्कोरकोन की माता थी। देश की सेवा में उनका लंबा और महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके लिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। अफगानिस्तान की ओर से आतंकवादियों ने पाकिस्तान के कुर्रम और उत्तरी वजिस्तान जिले में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद भीषण भिड़ंत हुई। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में 25 उग्रवादी मारे गए, जबकि इस दौरान 5 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। ये घटना पाकिस्तान अफगान सीमा पर लगातार बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाती है। एक अमेरिकी युद्धपोत कैरिबियन सागर के त्रिनिदाद और टोबैगो में पहुंच गया, जिसके पड़ोसी देश में वेनेजुएला पर दबाव और बढ़ गया। इस कदम में वेनेजुएला की मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच अमेरिका के सामरिक हितों के रूप में देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका नौसेना की उपस्थिति में भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष को बहुत जल्द सुलझा लेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवाद और संघर्ष को जल्द से जल्द सुलझाने का वादा किया। ट्रंप ने दावा किया कि इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को उनकी संभावित वापसी के बाद बहुत जल्द हल कर दिया जाएगा। ये बयान क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति को लेकर अमेरिकी का संभावित दृष्टिकोण के इंगित करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और मलेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और आसियान देशों के बीच मजबूत नीति साझेदारी बनाए रखने की दिशा में मुलाकात महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ हुआ नक्सल मुक्त। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ क्षेत्र अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। गृह मंत्री ने बताया कि बीते 2 दिनों से 258 सहित कुल 140 से अधिक नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापसी की है। यह सफलता राज्य में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का परिणाम है। शिक्षा मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षक की असंतुलित और असमान तैनाती को लेकर चिंता व्यक्त की है।
मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे शिक्षकों के वितरण को तर्कसंगत बनाएं ताकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी पर्याप्त शिक्षण उपलब्ध हो। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP के तहत शिक्षा की गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हिमाचल सड़क परिवहन निगम HRTC ने यात्रियों को किराए में छूट प्रदान करने के उद्देश्य से हिम परिवहन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लाभ देने के लिए निगम ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है जिससे यात्री अपना कार्ड बनवा सकते हैं। ये कदम आम जनता के परिवहन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक राहत देने के लिए है। 112 दवाइयों की बिक्री पर रोक, मानकों पर खरा न उतरने पर CDSCO ने लगाया बैन। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश भर में 112 दवाइयों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि ये दवाइयां गुणवत्ता और सुरक्षा के निर्धारित मानकों में खरी नहीं उतर पाई। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी कर नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। वोडाफोन आइडिया का याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। समायोजित सकल राजस्व AGR विवाद से संबंधित मामले में वोडाफोन आइडिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये याचिका कंपनी के महत्वपूर्ण है क्योंकि AGR बकाया भुगतान से जुड़े किसी भी फैसले का उनके वित्तीय भविष्य पर गहरा असर पड़ सकता है। कंपनी ने बकाये की गणना और भुगतान की शर्तों को लेकर कोर्ट का रुख। IRCTC घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने लालू यादव परिवार के खिलाफ गवाहों की अंतिम सूची अदालत में जमा कर दी है। इस मामले में आज से सुनवाई शुरू होने वाली है, जिससे ये कानूनी प्रक्रिया निर्णायक चरण में प्रवेश करेगी। ये घटनाक्रम बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। राजस्थान में आज से एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो गया, जिसके चलते राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में बारिश और 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। किसानों और स्थानीय लोगों को इस बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सिंगापुर के अपने समकक्ष बालकृष्ण से मुलाकात की। इस बैठक में द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ये मुलाकात भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्षेत्रीय भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और आसियान समूह के सदस्य देशों में सतत परिवर्तन सुटेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य को अपनाया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन से होने वाले पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव को कम करना तथा दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना है। ये संयुक्त प्रयास दोनों पक्षों के बीच पर्यावरणीय सहयोग को मजबूत करेगा। उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण ने कहा कि वे भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों पर निर्भर है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं और महासागर विजन को आगे बढ़ाने से सेशेल्स जैसे देश महत्वपूर्ण है। यह बयान समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। चक्रवाती सिस्टम मेंथा का असर उत्तर भारत तक पहुंच रहा है, जिससे दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश में मौसम बदलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार 27 और 28 अक्टूबर को शाम या रात के समय हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अचानक हुआ मौसम परिवर्तन त्योहारी सीजन के दौरान तापमान में गिरावट ला सकता है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के कौशल की मैपिंग करने और जरूरतों को समझने के लिए कौशल जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये परियोजना आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी विधानसभा में सफल रहे कौशल जनगणना मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि राज्य को किस कौशल की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में श्रमिकों की रुचि अधिक है, ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दिल्ली के आजादपुर मंडी में पार्किंग ठेकेदारी करने वाले एक शख्स के साथ उनके बेटे ने ही 26,32,000 रुपए की ठगी की। ये ठगी तब हुई जब पिता ने अपना काम अपनी पत्नी के बेटे को सौंप दिया, जिससे दूसरी पत्नी का बेटा नाराज हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की है और आरोपी बेटे की तलाश कर रही है। तमिलनाडु के अभिनेता विजय ने करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। तमिलनाडु के अभिनेता विजय ने हाल ही में करूर जिले में एक हुई दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से प्रभावित हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की पेशकश भी की। ये कदम उनके सामाजिक जुड़ाव और परोपकारी कार्यों को दर्शाता है। रूस ने यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच नाटो सदस्य देशों की सीमा के पास अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने की घोषणा की है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार वे इस क्षेत्र में नए और उन्नत मिसाइल सिस्टम को तैनात करने जा रहे हैं। इस कदम से पश्चिमी देशों और रूस के बीच भू राजनीतिक खींचतान और बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जारी अपनी नई रिपोर्ट में कई प्रमुख देशों के विकास दर अनुमानों को घटा दिया है। यह कटौती बढ़ती मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण वैश्विक मंदी की बढ़ती आशंका को दर्शाती है। IMF ने देशों को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कठोर नीति के उपाय करने की सलाह दी। यूरोप में ऊर्जा संकट गहराया।
यूरोप में सर्दी की शुरुआत से पहले ही ऊर्जा संकट गहरा गया, जिसके चलते प्राकृतिक गैस की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस से आपूर्ति में कमी और भंडारण की चिंता इस संकट को और बढ़ा रही है। यूरोपीय संघ इस संकट से निपटने के लिए एक आपातकालीन योजना पर विचार कर रहा है। चीन ने अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी आर्थिक और राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए रेलवे बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं में भारी निवेश करने का वादा किया। ये निवेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार मार्गों को चीन से जोड़ना है। आलोचकों का कहना है कि निवेश अफ्रीकी देशों को कर्ज के जाल में फंसा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने पुष्टि की है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों और यूरेनियम संवर्धन की दर को और बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से ईरान के इस काम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये घटनाक्रम 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयासों की ओर जटिल बना सकता है। कनाडा सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए एक अपनी आवर्जन लक्ष्यों को बढ़ाते हुए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस नई नीति से उच्च कुशल पेशेवर और छात्र वीजा धारकों को स्थायी निवास प्राप्त करने से आसानी होगी, जिससे भारतीय पेशेवरों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। कनाडा अपनी श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है। ओडिशा की प्रतिस्मिता भोई ने एशियन यूथ गेम 2025 में भारत के लिए 44 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने इस दौरान कुल 158 किलोग्राम भार उठाकर एक नया विश्व युवा रिकॉर्ड भी स्थापित किया। ढेंकनाल की रहने वाली प्रतिस्मिता की ये उपलब्धि भारत के युवा वेटलिफ्टरों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। भारत में चल रही ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का लीग फेज रविवार 26 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के आखिरी लीग मैच के साथ समाप्त हो गया। भारत टीम 7 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही ऑस्ट्रेलिया की टीम से होगा। टीम इंडिया ने 7 में से 3 मैच जीते और 3 गंवाए, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा, जिससे ये टॉप 4 में जगह बनाने में सफल रही। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुए वनडे सीरीज, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीता, को लेकर बात की। सीरीज में एक शतक की और अर्धशतक जड़ने वाले रोहित ने अपनी सफलता का श्रेय अपने तरीके से की गई व्यक्तिगत तैयारी को दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में पेशेवरों कार्य के अलावा भी बहुत कुछ है, जिससे पता चलता है कि वह इस सफलता को अत्यधिक महत्व नहीं दे रहे हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक ने शानदार शतकीय पारी खेली थी, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाई। यह जीत न्यूजीलैंड के लिए सीरीज में एक अच्छी शुरुआत है। लोक आस्था के 4 दिवसीय पर्व छठ आज अपने तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण दिन में प्रवेश कर गया है। व्रती महिला 36 घंटे के निर्जला उपवास के साथ आज शाम को नदी और तालाबों में घाटों में जाकर डूबते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित करेगी। पंचांग के अनुसार संध्या अर्घ्य का शुभ समय शाम 5:40 बजे के आसपास शुरू होगा। मेष राशि वालों को अचानक लाभ मिलेगा और राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि के लिए आज का दिन सुखद रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मिथुन राशि के जत मार्गों के प्रभाव में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्यों की प्रगति देखने को मिलेगी। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कश्यप ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में वक्फ कानून का मामला नहीं होगा, बल्कि वे बिहार में शरिया कानून लागू करेंगे। उन्होंने तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार किया, जिसमें तेजस्वी ने सत्ता में आने पर वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।